हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समीम अख्तर, मेंटर एट मेक इजी क्लासेस। मैं आपको पढ़ाऊंगा जीके जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में जो एंट्रेंस बैच जो होते हैं, जैसे कि BLLB MU में और BLLB जामिया, LLB DU और BHU में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी सारे एग्जाम हो गए जैसे कि MBA, BEd, BA, BCom, ये सारी एग्जामों में जीके की पार्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो हम सब यहाँ पे बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे एक एक टॉपिक को देखते चलेंगे और आपके एग्जाम में आने से पहले इस चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। आपके एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को करके आओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक से, बहुत ही शानदार टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत किस चीज़ से करेंगे कि हम लोग बहुत मार काट ये सब करते हुए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, अपने जीके में एंट्री लेते हैं ऐसे, एक आसानी पावदान से नहीं, बल्कि हम लोग ऐसे ऐसे करके हम लोग जीके में एंट्री लेने वाले हैं। तो क्या होगा टॉपिक, गेस करो। बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत में तो 3 है, आपने सुना होगा ना, जब तक अभी तक यहाँ तक पढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ देखा होगा, तो आप लोग जानते हो कि बैटल ऑफ पानीपत 3 थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब बताओ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी किसके किसके बीच हुई थी। सबसे पहले ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो बैटल हुई थी ये दोनों किसी के बीच में हुई थी। अब पहले जो भी जंग होती थी, जो भी लड़ाइयाँ होती थी, एक उसकी डेट होती थी, तारीख होती थी, और इस जगह पे जगह फिक्स होती थी। ऐसा नहीं कि उसके लिए लड़ाई की तरफ होती थी, आ बाहर मैं तुझे देख लेता हूँ, ये सब उसमें नहीं चलता था। वहाँ पे होती थी कि पूरे मर्दों वाली लड़ाई होती थी कि एक जगह फिक्स होती थी कि हमें यहाँ पे इतने तरीके से लड़ना है, और टाइम भी फिक्स होता था, उस टाइम पे वहाँ पे लड़ी जाती थी। और वहाँ पे अपने अपने जो भी टेक्निक होते थे, जो भी स्ट्रेटेजी होती थी, वो सारे दोनों लगाते थे, तो वहाँ पे लड़ाई होती थी। ये नहीं कि किसी को गर्दन पे पीछे से पकड़ लिया, ऐसे धर तमाचा मारा, ऐसे ये सब कहानियां वहाँ पे नहीं चलती थी। तो अब क्या हुआ कि बैटल ऑफ पानीपत। अब सबसे पहला ये जान, बैटल मतलब समझ के लड़ाई, पहली लड़ाई कहाँ की, पानीपत की। तो ये जानना जरूरी होगा पानीपत है कहाँ। अब पानीपत तो कोई जगह का ही नाम होगा ना, किसी का नाम थोड़ी है कि उसके चक्कर में लड़ाई हो गई, जैसे प्रिया के चक्कर में मुश्किल में तुम लड़ लिए, ये वाली कहानी यहाँ पे नहीं होगी। पानीपत एक जगह का नाम है। इस जगह पे दोनों जो लड़ाई करने वाले, दोनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो पानीपत आपका कहाँ पे है, पानीपत है आपका हरियाणा में। पानीपत आपका है हरियाणा में। अब हरियाणा क्या है भाई, हरियाणा एक स्टेट है, कहाँ का, हमारे देश का, हमारे इंडिया का एक पार्ट है, एक स्टेट है, कौन, हरियाणा। अब देखो जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि यहाँ पे जो हरियाणा पढ़ रहे हो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हरियाणा का CM कौन सा होगा, हरियाणा का गवर्नर कौन होगा, हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पे होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते चलेंगे तो रिवीजन होती जाएगी हमारी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग धीरे धीरे इसको रिवीजन कर लेंगे। CM कौन होंगे हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर। CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और इनके जो गवर्नर कौन है, बंडारा दत्तात्रेय जो यहाँ के गवर्नर है। और इसका हाई कोर्ट कहाँ है, हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है भाई, हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ कॉमन हाई कोर्ट है किसका, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इटसेल्फ, मतलब चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरीज है, उसकी भी हाई कोर्ट कहाँ पे है, आपके चंडीगढ़ में है। और हरियाणा का भी चंडीगढ़ में और पंजाब का भी चंडीगढ़ में। चलिए ये रही आपका करंट अफेयर जीके वाली पार्ट को मैं कवर करते चल रहा हूँ। इस तरीके से आपका रिवीजन जो होगा होते रहेगा। जहाँ जहाँ हम लोग हरियाणा को देखेंगे, इसको बार बार रिपीट करते करते मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। आपको अलग से कुछ कॉपी, कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आते हैं लड़ाई में। क्या होता है कि किसके किसके बीच में ये जो घमासान लड़ाई होती है, इतनी जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, पानीपत। ये पानीपत में हुआ क्या था, पानीपत में लड़ाई हुई थी 2 के बीच। वो 2 कौन थे, एक थे बाबर और दूसरे कौन थे, इब्राहिम लोदी। ठीक, एक था बाबर, एक था इब्राहिम लोदी। दोनों लौंडे, लड़ाई झगड़ा में तुम अक्सर देखोगे 80% 90% लड़के ही पाए जाते हैं। इनको कोई काम नहीं होता है, बस क्या होता है कि मार काट करते रहना है। तो इब्राहिम लोदी, एक काम करना भाई लोग, अगर आपको थोड़ा सा ये करना होगा तो इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं रोक नहीं पाता, थोड़ा सा रुक जाऊंगा लिखने के बाद, तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। अब ये आता है बात कि जो बाबर है और जो इब्राहिम लोदी है, इनकी बैकग्राउंड क्या है।
अब ये होता है ना कि लड़ाई आपसे हमारे बीच में हो जाती है तो चलो देख लेंगे भैया हमारे पीछे, हम इन भैया को जानते हो, इन भैया को जानते हो, फलाना को जानते हो, ऐसे बोल बोल कर डराया जाता है। पहले भी था भाई कि हम इनके रहने वाले हैं तो हमको कौन टच करेगा, ऐसा मामला हमेशा रहा भाई। लड़ाई झगड़ा होगी तो अपना रौला दिखाना है। तो चलिए देखते बाबर का पीछे कौन था और इब्राहिम लोदी के पीछे कौन थे। अब बाबर जो थे ना वो तैमूर और चंगेज खान के खानदान से बिलोंग करते थे। जो उनकी नानी थी, जो नानिहाल जो था वो चंगेज खान के खानदान से बिलोंग करता था, ठीक। तो अब इससे क्या था कि मंगोल जो थे बाबर के, जो मंगोल क्या होते हैं, चंगेज खान को जो मानने वाले होते हैं वो होते हैं मंगोल, ठीक। तो मंगोल जो थे बाबर से, उनसे कोई डर नहीं था, बाबर आराम से मंगोलों से निपट सकता क्योंकि उन्हीं के खानदान का था। और दूसरे कौन थे, इब्राहिम लोदी। ये कौन थे, ये लोदी खानदान से थे और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। तो ये रही दिल्ली सल्तनत। और दूसरे इनकी एंसेस्टर कौन कौन रहे, किससे बिलोंग करते हैं, तैमूर एंड चंगेज खान, ठीक। और इनका कौन सा रहा, दिल्ली सल्तनत। लोदी फैमिली से थे और दिल्ली सल्तनत के वंशज थे। चलिए ये बात हो गई इनकी खानदान की। अब आते हैं इन पे कि ये कहाँ के रूलर थे। कहीं ना कहीं से तो राजा है तो पहले तो रूल किए होंगे ना कहीं पे इन लोगों ने रूल की होगी, शासन की होगी, तब तो एक दूसरे से भिड़ने लगे। अब भिड़ते किस लिए हैं, इंडिया को पाने के लिए, इंडिया पे कब्जा करने के लिए। जो इंडिया पे कब्जा पहले से इब्राहिम लोदी का था, बाबर चाहते थे कि मैं भी यहाँ पे अपना राज करूँ, क्योंकि इंडिया को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया को तो सब कोई पाना चाहेगा ना, तो बाबर चाहते थे कि मैं भी इसको पालूं और लोदी चाहते थे कि नहीं भैया मैं नहीं देने वाला, ये मेरा है तो मेरा ही है। अब बाबर बोलते ऐसे कैसे नहीं दोगे। तो इस चीज़ के लिए इन लोगों ने पानीपत में एक प्रोग्राम रखा, बहुत शानदार प्रोग्राम रखा। वहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी, एक दूसरे को मारा काटा। अब देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, कि रूलर कहाँ के थे दोनों। ये कहाँ के रूलर थे, काबुल के रूलर थे। देखा है ना भाई, दिसुम वहीं पे बोलता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। तो काबुल जो है वो कहाँ की राजधानी, अफगानिस्तान की। वहीं के रूलर कौन थे, बाबर। और ये तो आपके दिल्ली के रूलर थे, कौन, इब्राहिम लोदी। ये रही यहाँ तक की बात। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि ये था क्या। जो इब्राहिम लोदी थे पहले काबुल के थे, उससे पहले फरगाना, समरकंद, ये सब जगहों की ये वहाँ पे भी ये रूल कर चुके थे। ये इनके अनसेस्टर की दी हुई जायदाद थी, कि जमीन थी। जैसे इब्राहिम लोदी के अब्बा जो थे वो दिल्ली पे शासन किए, उसके बाद इब्राहिम लोदी कर रहे, वैसे ही जो था फरगाना और समरकंद पे बाबर ने रूल किया था, क्योंकि इनके जो खानदान वाले थे वो वहीं पे शासन किए थे, उन्हीं की वंशज थी, तो वहीं पे मिला था। बट उसको बचा नहीं पाए थे। बाबर जो थे दोनों जगहों को हार चुके थे, समरकंद और फरगाना जो है, आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं, फरगाना जो है अभी जो उज्बेकिस्तान एक देश है, फरगाना पहले वही था। फरगाना जो एम्पायर थी वहीं पे बसती थी, जो वो फोर्ट था वहीं पे थी। अब वो बन चुका है उज्बेकिस्तान। फरगाना अब नाउ डेज में क्या है, उज्बेकिस्तान, ठीक। तो फरगाना का भी नाम क्या हो चुका है, उज्बेकिस्तान नाम हो चुका है। अब आपके लिए तो ये जानना जरूरी होगा कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। कैपिटल क्या है उज्बेकिस्तान की, ताशकेंत। सही। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ये किनके वंशज थे, कहाँ से आए थे, किस पे रूल किया, क्या नहीं किया। अब आते हैं कि इन बैटल ग्राउंड में उतरे किसके साथ थे, इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, मतलब बाबर की स्ट्रेंथ क्या थी, इब्राहिम लोदी की स्ट्रेंथ क्या थी। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आर्मी इसकी कितनी है। तो आर्मी को कंपेयर कर लेते हैं। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। अब मैं ऊपर के तरीके से मिटाने जा रहा हूँ, ये आपका दिख रहा होगा। तो आर्मी जो थी इनकी 12,000 थी, किसकी, बाबर की। और इनकी कितनी थी, लगभग 1 लाख थी। एक लाख जो थी वो किसकी थी, लोदी की। और बाबर की कितनी थी, 12,000 आर्मी के साथ ये लड़ने जा रहा था।
अब ये कैसे मुमकिन हुआ कि 1 लाख लोगों को 12,000 लोगों ने मार दिया? क्योंकि पानीपत जो फर्स्ट बैटल पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें मुगलों द्वारा इंडिया में एंट्री मिली थी। मुगल पहली बार पानीपत फर्स्ट बैटल और पानीपत को हराकर इंडिया में एंट्री लिए थे, कदम डाले थे धीमे धीमे से, ठीक। उसके बाद तो इनकी शासन ही शासन चले 2 साल तक ये लोग अच्छे से राज किए, बहुत अच्छे से राज किए। अब देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे आर्मी देख लिया कि लगभग क्या हो गया कि 1 लाख पे 12,000 भारी पड़ गए। कैसे भारी पड़ गए, क्या स्ट्रेटजी रहेगी भाई? बहुत बड़ी, बहुत अच्छी तरीके की स्ट्रेटजी इन्होंने लगा रखी थी। बहुत मतलब इनको इंतजार कर रहे थे इनकी कि ये आए और इनको हम मार दें, ठीक। बहुत पूरे तरीके से इनको अच्छे तरीके से हराकर ऐसा खदेड़ा कि उनकी गर्दनें तक उड़ा दी और उसका एक वाल खड़ा कर दिया, मतलब दीवार बना दी इनकी गर्दनें की, ठीक। अब क्या होता है कि इस लड़ाई को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये 12,000 लोग 1 लाख लोगों को कैसे हरा देते हैं। चलिए मैं मिटा लेता हूँ, ऊपर की नोट कर लीजिए आप लोग भाई, जो भी नोट करना है। चलिए ठीक। अब स्ट्रेंथ इनकी ये थी कि ये जो थे बाबर की स्ट्रेंथ थी गन पाउडर। अब देखो कि गन पाउडर जो होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, गन पाउडर जो है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया? किसने किया भाई? बाबर ने किया। इससे पहले जो था गन पाउडर बहुत इस्तेमाल किए जाते थे, टर्की वाले, चाइना वाले बहुत पहले से इस्तेमाल करते थे, बट इंडिया में अभी तक गन पाउडर की एंट्री नहीं होती थी। ये मारा तूने मांड्री एंट्रिया करके पूरे दिल्ली को अपने साथ ले गया, ठीक। तो गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किसने किया इंडिया में? बाबर ने किया था, ठीक। तो गन पाउडर इंट्रोड्यूस बाबर ने किया था, ये बात आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। और उसकी क्या थी कि इसकी स्ट्रेंथ क्या थी कि इनके पास हाथी थे, एलिफेंट थे, हॉर्स थे, मतलब जितनी ताकत होनी चाहिए, मतलब जो इससे पहले जितनी लड़ाइयाँ होती थी उस तरीके से ये लड़ते आ रहे थे, घोड़े, हाथियों, आर्मी के द्वारा, सोल्जर के द्वारा। और ये एक नया चीज़ लेकर आए थे, क्या? गन पाउडर। इसके साथ ये अपने फील्ड में उतरते। अब देखिए कि लड़ाई का जो रियल मामला, लड़ाई ये 12,000 आर्मी 1 लाख को कैसे डिफीट कर देती है, कैसे हरा देती है, ये देखने की बात है कि ये लोग कैसे हराते हैं। अब बहुत ध्यान से आप सब कुछ छोड़ के मेरे तरफ देखिए और मेरे बातों को सुनिए, मैं आपको बताता हूँ ये लड़ाई कैसे जीते। बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबर जो होते बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाकर पानीपत में जाते। पानीपत में क्या होता है कि यहाँ पे ये पहले से होते हैं। अब देखो कि बहुत सारे फैक्टर भी आते हैं कि बाबर अकेले 12,000 आर्मी के साथ नहीं जीत सकता था, कोई ना कोई बीच में होगा। तो अलाउद्दीन के जो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे वो और उनका भाई, ये दोनों ने इनके साथ दगाबाजी कर दी। किसके साथ? लोदी के साथ। अब इनके चाचा का नाम क्या है और इसके भाई का नाम, भाई जो थे उस टाइम के पंजाब के गवर्नर थे, ठीक। पंजाब के गवर्नर थे इनके भाई। ये होगी इनकी कहानी। इन लोगों ने दगाबाजी कर दी इनके साथ, तो इनको ये लड़ाई में शिरकत करनी पड़ी थी। अब क्या होता है कि जो लड़ाई होती है इसमें 3 भागों में पहले बांट देते हैं। पहले क्या करते हैं कि 7 किलोमीटर लंबा जो बीच की होती है ना, बीच की जो रास्ता जहाँ पे लड़ाई होने वाली, यहाँ पे ऐसे एक गड्ढा खुदवा देते हैं, ठीक। लड़ाई को तुम समझो कैसे लड़ाई को इन्होंने जीता था, क्या स्ट्रेटेजी रही होगी। 7 किलोमीटर लंबा, ठीक, 7 किलोमीटर लॉन्ग और 25 फीट डेप्थ, गहरा एक गड्ढा खुदवाया, ठीक। और गड्ढे के ऊपर इस तरीके से ढक दिया कि इसके ऊपर कोई आए तो इसमें मर जाएगा, ठीक। ऐसे इन्होंने गड्ढा खुदवा दिया। और इधर से तुम्हारी कैसे होती है कि इस साइड जो इंडिया का तुम मैप देखोगे, इस साइड जो होती है, अब यहाँ पे होता है कि आपका पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी उस टाइम इंडिया में ही था। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। इस साइड से आ रहे हैं और इधर भी लेना चाहते हैं। जैसे कि वेस्ट में पहले से बाबर था और वो चाहता था कि मैं ईस्ट में भी एंट्री मारूं, बट ईस्ट में आपका बीच में दिल्ली आ गया। तो दिल्ली को जीतने के बाद क्या होता था कि जो दिल्ली में बैठता था वही आपका राजा होता था।
तो अब ये कहानी को हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है कि ये एंट्री मारता है। तो बीच में आपका दिल्ली के बगल में हरियाणा है, आपको पता है। तो ये आते हैं और हरियाणा में भिड़ते हैं एक दूसरे से। अब दिल्ली से हरियाणा नज़दीक है, तो ये लोग थोड़ा लेट से आने वाले थे। बाबर जो था पहले आकर फील्ड में बैठा हुआ था, क्योंकि लड़ने का शौक बाबर को था। बाबर चाहता था कि मुझे इंडिया चाहिए। पहले से तो ये इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था, तो ये बोला था मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब देखिए क्या होता है, बाबर जो होता है कि वो अपनी आर्मी 3 पार्ट में बांट देता है। लेफ्ट विंग, मिडिल में वो था, और राइट विंग, 3 टाइप की विंग बना दी थी उन्होंने। अब क्या होता है कि आगे की तरफ ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैलगाड़ियाँ लगा देते हैं, कार्ट, जो भी बैलगाड़ियाँ का कार्ट होती है उनको ये यहाँ पे पार्क कर देते हैं गड्ढे के बगल में। देखो तुम देखते रहो, ये कहानी थी। ये सब सारी बातें किताबों में लिखी गई हैं कि ऐसे ऐसे इस लड़ाई को जीता गया था, क्योंकि 12,000 की आर्मी जो थी 1 लाख को हरा रही है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये लोग कैसे जीतते हैं। तो ये देखिए, और उसके बाद में जो वो तोप होती थी ना, तोप की जो वहाँ पे कार्ट को रख दिया गया था कि यहाँ से तोप को मारेंगे, इस साइड से, दोनों बैलगाड़ी के इधर से, और यहाँ पे इनकी सारी आर्मी खड़ी थी बैलगाड़ी से ढक के कोई मरे ना। और इधर से क्या होता है, इब्राहिम लोदी की हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी पूरे जैसे अभी तक जितनी फाइट हुई थी उस तरीके से आ रहे हैं भीड़ लगाकर, ठीक। अब क्या होता है कि लड़ाई जब स्टार्ट हो गई, लड़ाई में जब ये लोग सारे युद्ध में मैदान में पहुंच गए, तो देखते हैं ये तो 12,000 की आर्मी है और इधर हम लोग बहुत लोग ही लोग दिख रहे हैं। अब क्या होता है कि इनकी फौज आगे जैसे बढ़ती है, इस गड्ढे में गिर जाती है कुछ फौज, क्योंकि 7 किलोमीटर लंबा था, 25 फीट गहरा था, इसमें गिर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तोपों से गन पाउडर की गोले इधर से दागने शुरू हो जाते हैं इस साइड। अब इससे क्या होता है कि तोप के गोले से हाथी जो उधर होते हैं, हाथी आवाज़ से घबरा जाते हैं और एकदम से अपने ही फौजी को पैर से कचलने लगते हैं। तो कुछ आर्मी तो इधर गिरी, कुछ आर्मी इनके ही जानवर से परेशान हो गई। और इधर से क्या होगा, बीच वाली आर्मी सामने से लीड कर रही है, इस वाले विंग इधर से चले गए, और ये हुमायूं जो जिसे लीड कर रहा था इधर से चले गए। 2 विंग इधर से, जैसे कमांडर इधर से हुमायूं, बीच में बाबर बैठे हुए हैं, और यहाँ से तड़ातड़ गर्दन को उड़ाते चले गए। अब ऐसे इनकी आर्मी कमज़ोर पड़ गई, और यहाँ से गन पाउडर भी चल रहा था। ये घबरा गए थे पहली बार गोले को देखकर, बारूद को देखकर। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इब्राहिम लोदी को ये पकड़ के उसके सर को कलम कर देते हैं, और इंडिया में ऐसे मुगलों की फर्स्ट बार एंट्री होती है। तो ये रहा आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर ने एंट्री की थी 1526 में, ठीक, 1526। ये रहा बाबर की एंट्री कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उसका पहले से ही सपना था कि मैं इंडिया को जीतूंगा। और हैरानी की बात यह है कि जो बाबर ने इंडिया को जीता था, उससे पहले उसने 2 अपने खानदान की दी हुई जमीन जायदाद अपने एम्पायर को गंवा दिया था, जैसे फरगना और समरकंद को मैंने जिक्र किया था, उन दोनों को हरा दिया था। और 10 से 20 बार कोशिश करी थी जीतने की, पर 20 बार वो नाकाम रहा था। बट क्या हुआ था कि काबुल में अब रहने के लिए उसको कोई तो जगह चाहिए थी, तो 1504 में वो काबुल को जीतता है बाबर। 1504 में काबुल को जीतता है। उसके 22 साल बाद ये आ जाता है लड़ने। उसकी उम्र जो होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, बाबर की एज जो होती है 43 ईयर्स होती है, ठीक, ये उसकी एज होती है। और ये इतनी हिम्मत जुटाने के बाद इंडिया में आता है, और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ गन पाउडर और अपने स्ट्रेटेजी के तहत ये गेम को जीत जाता है, मतलब बैटल को जीत जाता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका यहाँ पे एंड हुआ। इसी के बीच से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किए जाएंगे, कब हुआ था, काबुल को कब ने जीतना, और क्या था कि गन पाउडर इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, और बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो हम आपको बताएंगे। जब ये एम्पायर पढ़ेंगे ना, मुगल एम्पायर, उसमें जिक्र होगी कि बाबर ने कितनी लड़ाई लड़ी थी, कौन कौन सी लड़ाई कब लड़ी थी, ये सब सारी वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इतना काफ़ी है। तो अब देखते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुई और कब शुरू हुई, कब स्टार्ट हुई, ये हम देखते हैं। और किसके किसके बीचों में लड़ी गई कि बैटल ऑफ पानीपत आपने फर्स्ट देख ही लिया है, और वहाँ पे जान गए कि हम लोग पानीपत जो शहर है किस स्टेट में होती है, और उस स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, और वहाँ की हाई कोर्ट कहाँ पे, ये सब चीज़ें हमने देख ली। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने जीता, कितनी आर्मी के साथ जीता, क्या स्ट्रेटेजी रही थी, और उसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था, वो हम लोग जानेंगे। तो आइए हेडिंग लिख लीजिए, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत।
हाँ, तो ये बताइए कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच लड़ा गया था। बैटल मतलब तो लड़ाई होती है, आपको पता चल गया कि लड़ाई भी हुई होगी और लड़ने वाले दो लड़के होंगे, क्योंकि लड़ाई कौन करते हैं, लड़के करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये बीच में किनकी बीच की ये युद्ध थी। ये दे जानने की बात है, आपको एक नया नाम मिलेगा। उस नाम तो आपने सुना होगा कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, अकबर वर्सेस हेमू। सही बात है ना। तो आपने अभी तक जहां भी पढ़ा होगा कि हेमू हेमू पढ़ते आए होगी, बट हेमू कौन है किसी को पता नहीं है। अगर तुम जानते हो तो सही बात है, बट जो नहीं जानते हो वो जान ले कि हेमू है कौन और हेमू का असली नाम क्या है, फुल नेम क्या है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हेमू का, क्योंकि हेमू तो शॉर्ट नेम है, आपको भी पता होगा कि उसका स्कूलिंग नाम या कॉलेज नाम या कोई भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट में उसका हेमू नाम नहीं रहा होगा। तो हेमू का जो रियल नेम है वो क्या है, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि हेमू का जो रियल नेम है वो क्या है। हेमचंद विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य जो थी, इनको टाइटल मिला था, जो रियल नेम थी वो हेमचंद्र थी। तो आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि देख लीजिए कि अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रम आदित्य के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, आप तो बोलोगे अरे ये हेमचंद्र है कौन, हेमचंद्र ही हेमू है। अब देख जानना होगा कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसकी बैकग्राउंड क्या रही होगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई कोई भी मैटर जो होती है उसके पीछे की बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। ये आपने लिख लिया है कि क्या थी इसकी कहानी, हेमचंद्र विक्रम आदित्य इसका नाम था। अब हेमचंद्र कैसे आया, कहाँ से आया, कौन था, ये स्टोरी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इसको बैकग्राउंड में जाएंगे। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, जहाँ स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ से इनकी एंट्री हुई। किसकी एंट्री होती है, अरे भाई मुगल की होती है। मुगल आते हैं इंडिया में 1526 में, और ये भी दिख रहा है कि जो अकबर है ये भी मुगल का आदमी है, मुगल के ही एम्परर में से एक राजा है। तो हमें जानना होगा कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई है उसके होने का कारण क्या है, कारण जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप सबको पता है कि 1526 में एंट्री हो गई किसकी, मुगल की, ठीक। और 1530 में बाबर जो होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, ठीक। जब बाबर डेथ कर गए तो उनका बेटा होगा हुमायूं। हुमायूं ने गद्दी संभाली कब, 1530 से कब तक, 10 साल ये शासन करता है, 1540 तक। उसके बाद इसको क्या होता है कि सूरी डायनेस्टी के शेर शाह ने इसको डिफीट कर देते हैं, और जो मुगल होते हैं वो चले जाते हैं। जो हम लोग सुनते हैं कि मुगल जो होते हैं वो कंटिन्यू 2 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक जो राज किए, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में आप देख रहे हो कि 1530 से 40, अभी कितना दिन हुआ, मुश्किल से क्या होते हैं 16 साल होते हैं कि इनको भगा दिया जाता है, ये फिर अपने घर काबुल की ओर चले जाते हैं। ये रही इनकी स्टोरी। अब देखो कि क्या होता है कि जो शेर शाह होते हैं, अब इसको क्यों जान रहे भाई, हम लोग तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ने आए थे, हुमायूं ने तो कोई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ने नहीं आया, तो फिर हुमायूं को हम लोग क्यों पढ़े। अरे बेटा, इसमें हम इसकी बैकग्राउंड जानेंगे। बैकग्राउंड नहीं जानोगे तो मैटर क्या है, तुम चटपट करके ऐसे घुस जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा मैटर क्या हुआ, फिर पूछोगे क्या हुआ था, ये नहीं जानना है, हमें पूरी बैकग्राउंड जाननी होती है। तो अब देखिए 1540 में क्या होता है कि हुमायूं कहाँ चले जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है। कौन भगाता है, शेर शाह। शेर शाह हो जाते हैं हमारे इंडिया के, ठीक। शेर शाह सूरी जो होते हैं वो हो जाते हैं हमारे यहाँ के राजा, वंशज जो होते हैं ये हो जाते हैं। फिर इनकी क्या होती है, वफात हो जाती है। तो इन्हीं के, अब ये मत समझना कि 1540 से लेकर जब तक फिर हुमायूं रिटर्न आता है तब तक शेर शाह ही थे, ऐसा नहीं था भाई। शेर शाह की वंशज जब पढ़ोगे हम लोग, मैंने बताया था कि जब हम लोग इसकी डायनेस्टी पढ़ेंगे, सभी डायनेस्टी को, मुगल को, लोधी को, तुगलक, खिलजी, जितने भी ये सबकी जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। थोड़ी बहुत आपको मैं ब्रीफ दे दे रहा हूँ कि शेर शाह ने अकेले इस पे शासन नहीं किया था, जितने दिन ये करते हैं 10 साल 15 साल जो भी इनसे हुकूमत छीन के रखते हैं, ये अकेले शेर शाह रूल नहीं करते। शेर शाह के जो बेटे होते हैं इस्लाम शाह, शेर शाह के बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं फिरोज खान। फिर अब क्या होता है कि शेर शाह के बेटे कौन होते हैं, इस्लाम खान।
फिर इनके बेटे आते हैं फिरोज खान। मामला यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, फिरोज खान पे मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये होता है कि फिरोज शाह जो होते हैं 12 साल के राजा होते हैं, ठीक। और इनके जो चचा है, मतलब इस्लाम खान के भाई आदिल शाह सूरी, ये ले लेते हैं गद्दी, संभाल लेते हैं 12 साल के बच्चे के बाद में। आदिल शाह सूरी गद्दी को ये संभालते हैं। अब इससे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का क्या रिलेशन है? तुम अंदर ही अंदर भनभनाते हुए गाली देते हुए सर के बकवास कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है? अरे भाई रिलेशन है, देखो क्या रिलेशन है। जो शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम खान होते हैं, इनके टाइम में, इनके पीरियड में जो ये हेमू थे, हेमू जो था ये इनके टाइम में एक कमांडर के तौर पे, एक आर्मी के टाइम पे वर्क करता था हेमू यहाँ पे, ठीक। और इसके बाद आदिल शाह ने इसको कमांडर बना दिया। कहाँ का कमांडर बना दिया? बंगाल का कमांडर बना दिया। तो आदिल शाह ने इसको कहाँ भेज दिया? हेमू को बंगाल में भेज दिया, ठीक। हेमू कहाँ चल गया? बंगाल में। बंगाल से जाकर पूरे बंगाल को ये वहाँ पे कमांडिंग करता है, जो भी इसको ऑफिसर के तौर पे आदिल शाह सूरी ने उनको भेज दिया था। तो वहाँ पे जाके ये कमांडिंग कर रहा था, जो भी काम था वो वहाँ पे कर रहा था। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब क्या होता है कि सीन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि पता चलता है कि हुमायूं जो होता है कि फिर से आ जाता है और वह आके गद्दी पे बैठ जाता है 1555 में। हुमायूं की रिटर्निंग एंट्री होती है कहाँ पे? इंडिया में। हुमायूं क्या होता है? रिटर्न होता है 1555 में। और आपको ये दिखता होगा कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1556 में। अब ये देखोगे कि हुमायूं आता है 55 में और 56 में अकबर कैसे लड़ाई लड़ता है। हाँ भाई, लड़ाई हुई थी, तभी हुई थी। अब क्या होता है कि 26 जनवरी 55 में उसमें हुमायूं क्या होता है? डेथ कर देता है 26 जनवरी 1556 में। 55 में ये जीतता है और 26 जनवरी 1556 में हुमायूं क्या कर जाता है? डेथ कर जाता है। हुमायूं की वफात हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, वो वफात पा जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि जो हेमू बंगाल में बैठा हुआ देख रहा होता है कि इसको तो एक समय हम लोगों ने भगाया था, ये सही मौका है, क्योंकि हुमायूं के डेथ के टाइम में अकबर की जो एज थी 12 ईयर थी, ठीक। 12 साल का लड़का जो होगा वो गद्दी को संभालेगा, उसको भगाना बहुत आसान होगा, हम उसको बहुत आसानी तरीके से भगा सकते हैं। तो अब मैं इस बोर्ड को क्लियर करूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई? एकदम से आप रिलेट कीजिएगा हेमू आया कहाँ से, हेमू का नाम क्या था, कहाँ का जिसको कमांडर बनाया गया था, बंगाल में जाके ये कमांडिंग अपनी संभाल रहा था। फिर क्या होता है कि किसके टाइम में ये कमांडर बना था। अगर क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो आपको ये सब सारी चीज़ें याद करनी होगी। ये किसके टाइम में कमांडिंग कर रहा था? आदिल शाह सूरी के टाइम में। ये फोर्स में कब था? इस्लाम शाह के टाइम में ये ऑफिसर के तौर पे था। आदिल शाह ने इसको अपना कमांडर बना दिया और भेजा कहाँ पे? बंगाल पे। फिर क्या होता है कि आदिल शाह को हुमायूं ने डिफीट करता है और इंडिया में उसकी एंट्री होती है 1555 में। अब क्या होता है? 1556 के फर्स्ट महीने में, जनवरी में, जिस दिन हमारी देश को रिपब्लिक मिली है, उसी दिन हुमायूं की डेथ हो जाती है। अब देखो कि रिपब्लिक डे के दिन उसकी डेथ होती है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है। 26 जनवरी 1556 में किसकी डेथ हुई थी? हुमायूं, अकबर, ये सब सारे इसमें ऑप्शन होंगे। चाहे आपका डेट पूछे तो आपको इस डेट को याद करना है, ठीक। अब क्या होता है कि हुमायूं की डेथ के बाद 12 साल का लड़का जो अकबर होता है, कितने का? 12 ईयर ओल्ड बॉय, ये क्या होता है कि गद्दी संभालता है, राजा बन जाता है। राजा ये बस नाम का होता है, ठीक। और इसकी पूरे जो सलाहकार होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो कौन लेते हैं? बैरम खान। बैरम खान जो होते हैं, ये सारी कमांडिंग सब कुछ, जितना भी कुछ देखना होता है, ये सब कौन देखता है? बैरम खान देखते हैं। तो अब हम लोग क्या होता है कि अब इसको देखेंगे कि जो हेमू होता है उसको इसके गद्दी से क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको, हेमू जो होता है वो हिंदू वंशज से होता है, कि हिंदू चाहता है कि वो इंडिया में जो होंगे, ये जो मुगल आए हैं, दिल्ली सल्तनत वाले जितने लोग आए हैं, कि वो इंडिया की संस्कृति को, कल्चर को बेकार कर रहे हैं। तो ये हिंदू शासक लाना चाहता था। और ये जो विक्रमादित्य
हेमू था ना, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये इंडिया का लास्ट हिंदू रूलर था जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। अब कैसे बैठा था इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बैठा, कब बैठा, ये हम लोग अभी देखेंगे। हेमू जो होता है बंगाल से क्या करता है, ये निकलता है। अब बंगाल से ये निकलते हुए आता है, उधर से सबसे लड़ते हुए आता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी आर्मी, सबको हराते उड़ाते ये बंगाल से निकलते समय ये 22 फाइट लड़ता है और 22 में इसको जीत हासिल होती है। अब इसकी हिम्मत और बढ़ती चलती है, ये बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छा कमांडर माना जाता था। कौन? हेमू। अब क्या होता है कि अब ये पहुंचता है तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद आपके दिल्ली के निकट, मतलब नज़दीक में एक शहर है जिसको तुगलक डायनेस्टी ने बसाया होता है। और वहाँ पे पहुँच के ये क्या होता है, उस पर कब्जा कर लेता है, वहाँ पे भी ये जीत जाता है। और फिर क्या कहता है, तुगलकाबाद से आपका आगरा भी नज़दीक है और दिल्ली भी यहाँ पे बैठते होते, तो अब वहाँ पे मुगल भी रहते। लेकिन उस टाइम क्या होता है, अकबर और बैरम खान ये लोग मुल्तान में होते हैं। ठीक, दिल्ली में कोई उनका कमांडर बैठा होता है, कमांडर इसको लीड करता है। उस कमांडर का नाम क्या है, तर्दी बेग खान। कमांडर का नाम क्या है जो आपके दिल्ली में होता है, तर्दी बेग खान। उसको ये लोग मार देते हैं, हेमू जो होते हैं इसको भी मार देता है और दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाता है। तो अब आया क्वेश्चन कि दिल्ली पे ये कैसे बैठता है। तब भी बोला जाता है कि हेमू जो है वो लास्ट हिंदू रूलर है। दिल्ली की गद्दी पे जो लास्ट टाइम बैठा था वो कौन था, हेमचंद्र विक्रम आदित्य था। ठीक, तो देखो कि दूसरी टाइम जो होती है, पहली टाइम देखो हुमायूं के टाइम में क्या होता है कि शेरशाह सूरी गद्दी पे बैठता है, दूसरी टाइम हेमचंद्र विक्रम आदित्य बैठता है। कुछ दिन के लिए बैठता है लेकिन बैठता तो है, कंटिन्यूअस कभी नहीं रही है, कभी ना कभी ऐसे छीनते रहे। अब देखेंगे कि ये कंटिन्यू कब तक रहती है। अब इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली में ये बैठ जाता है। ये मुल्तान जो शहर है, मुल्तान जो स्टेट है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो इस साइड से फिर वार होती है और इधर से ये दिल्ली में आपको फिर से ये पानीपत में ही एक दूसरे से मिलते हैं। पानीपत में फिर से एक दूसरे की भिड़ंत होती है। अब देखते हैं यहाँ पे किसकी क्या फौज होती है, कौन कैसे लड़ाई लड़ता है। जो हेमचंद्र होते हैं, हेमचंद्र की 30,000 की आर्मी होती है। ठीक, और इनकी कितनी होती है, अकबर की कितनी होती है, अकबर की 10,000 की आर्मी होती है। दोनों की अच्छी खासी आर्मी है। इस टाइम सबके पास गन पाउडर भी हो गया था क्योंकि बाबर ने ला दिया था, तो सबके पास गन पाउडर ये सब सारी चीज़ें थी। और इसके पास जो था, हेमू के पास 500 की एलिफेंट भी थे, 500 एलिफेंट भी थे। उस एलिफेंट में से एक एलिफेंट का नाम था हवाई, जो मोबाइल का कंपनी है ना हवाई, उसी इसलिए HAWAI हवाई। इसकी एक हाथी थी, इसी हाथी पे कौन बैठा था, हेमचंद्र, हेमू इसी के ऊपर बैठा हुआ था और लड़ाई में चला गया था। और यहाँ पे क्या था कि 10,000 के आर्मी को लीड करने के अली कौली खान आए थे। मुगलों की तरफ से कौन लड़े थे, अली कौली खान। और इस आर्मी की फौज जो आ गई थी फील्ड में दोनों की तरफ से, उधर से हेमू लीड कर रहा था, इधर से कौन, अली कौली खान लीड कर रहा था। इससे 8 किलोमीटर पीछे, 8 मील के तौर पे बताया जाता है कि अकबर और बैरम खान इतने दूर पीछे बैठे होते हैं। अब हेमू तो बहुत अच्छा कमांडर था, ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हिम्मत से लड़ते हुए निकलता है। और शुरुआती टाइम में क्या होता है कि हेमू अच्छे तरीके से लीड करता है, इनको पीछे की तरफ ढकेलते जाता है। ये बहुत अच्छी बात थी हेमू को, और हिम्मत भी आ रही थी। और इधर मुगल वाले एक तो आर्मी भी कम थे और ये एक दूसरे से परेशान थे। इनका जो राजा था वो भी इनके बीच में नहीं था, वो पीछे खड़ा था। अब क्या होता है, अचानक से एक तीर की बाण आती है और हेमू के आँख में लग जाती है। ठीक, हेमू के आंख में एक तीर लग जाती है। इसके बाद क्या होता है, उसके सोल्जरों की हिम्मत टूटना शुरू हो जाता है, हिम्मत उनकी टूटने लगती है और धीरे धीरे सोल्जर उनके गिरने लगते हैं। और बाकी जो इनकी पीछे भी फौज थी वो सब के सब आगे लीड करते रह गए और इन्होंने इस तरीके से अपनी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को लड़ाई लड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अगर हेमू को वो तीर नहीं लगती तो मुगल फिर से वहीं पे ख़त्म हो जाते, ये मानना है। बट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में भी किसको जीत मिली, अकबर को मिली। अब देखो, अब तुम बोलोगे अकबर भाई साहब तो पीछे था, पर उसको क्यों ये दी गई। अब देखो 12 साल का बच्चा जो है वो तो हिम्मत तो कर रहा है। हम लोग 12 साल की उम्र में क्या करते हैं कि कोई लड़ाई झगड़े जो होती है उनसे पटाखों से भी दूर जाते। ये 12 साल के बच्चा इतना हिम्मत दिखाकर लड़ाई में साने लड़ाकर खड़ा है और ये हिम्मत करता है, अपनी जो मुगल डायनेस्टी है उसको इंडिया में रखना चाहता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे अकबर वर्सेस हेमू यहाँ पे लिखी होती है और इनके बीच में ये
लड़ाई होती है और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में फिर से क्या होता है, मुगल डायनेस्टी जीतती है और अपनी कंटिन्यू रखती है अपनी हुकूमत इंडिया में। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बैटल पानीपत और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कंप्लीट हो गई। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को हम लोग रोक देंगे, उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें बीच में बहुत ज़्यादा एज का गैप है। उसके बीच में हम लोग बहुत सारे बैटल देखेंगे, जैसे कि आपका बैटल ऑफ प्लेसी, नंबर से देखेंगे, नंबर वाइज हम लोग बैटल को आपके सामने लाएंगे, उसको देखेंगे। बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था? 1757। उसके बाद होगा बैटल ऑफ बेदारा 1759। इसके बाद बैटल ऑफ वंडीवास 1760। फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। फिर आपका आता है बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार। ये सब सारी वार को हम लोग पहले देखेंगे। वार वाली जो एपिसोड होगी वो आपके सामने आएगा और इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। जीके वाली पार्ट, करंट अफेयर की पार्ट, इससे हम लोग की जो होगी यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप एग्जाम तक पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। जीके में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है।